Welcome friends, let's discuss today a current topics which is in news for last more than 1 month. It is on the brink Houthi rebels and geopolitical ripples in the Red Sea. Red Sea में क्या चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक न्यूज में क्यों है? हुती है कौन? इतिहास क्या है इनका? और इन्होंने अभी अटैक क्यों किया? इस अटैक का इम्पैक्ट क्या होने वाला है ग्लोबल ट्रेड पे? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन क्या है? इसमें क्या हुती अकेला है या उसे सपोर्ट करने वाले कोई है? देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रशिया चाइना का कोई रोल है? इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? एंड देन एज यूजुअल मेंस एंड प्रीलिम्स क्वेश्चंस. So let us start the video. First of all, why it is in news? Now, if you see this map is very important from examination point of view. What exactly it shows? Listen, it shows Suez Canal, Red Sea, and Bab al-Mandab Strait. Now you may say कि सर एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? Listen, most of the global trade जो है 12% के आसपास और 30% के आसपास कंटेनर ट्रैफिक ये यही रूट से पास होता है. एंड सुएज कैनल इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच कनेक्ट एशिया एंड यूरोप. मतलब एशिया से यूरोप या यूरोप से एशिया आपको आना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? सुएज कैनल. तो सुएज कैनल वाया रेड सी, देन गल्फ ऑफ एडन और बीच में आता है बाब अल मंदब स्ट्रीट. तो हुआ क्या यहाँ पे? लिसन, बाब अल मंदब स्ट्रीट जो है ये जिबूटी जो है इसके बाजू में एक छोटा सा एरिया है अराउंड 20 माइल्स के आसपास. यहाँ पे हुती रिबल्स ऑफ येमेन, जो हुती रिबल्स येमेन के, उन्होंने अटैक किया है. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके ऊपर अटैक किया है? कमर्शियल वेसल्स जो यहाँ से पास होता है, कमर्शियल वेसल्स जो यहाँ से पास होते हैं रिसेंट वीक. इसके वजह से ऑब्वियसली क्या होगा? ट्रेड के ऊपर तो इम्पैक्ट होगा. सो आई होप पहला पार्ट तो क्लियर हुआ है कि क्यों न्यूज़ में है. देन कम्स द नेक्स्ट, किस इन हुती रिबल्स ने अभी अटैक क्यों किया और है कौन ये हुती रिबल्स? Houthis are officially known as Ansar Allah, partisan of God, are Iranian back. Listen carefully, ईरान का उन्हें बैकिंग है ऐसे कहा जाता है. शिया मुस्लिम मिलिट्री एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, मतलब ईरान का उन्हें बैकिंग है कहा जाता है शिया मुस्लिम मिलिट्री एंड पॉलिटिकली मूवमेंट इन येमेन. बट शिया में भी अलग अलग सेक्ट है, उनमें ही इनका है ज़ैदी सेक्ट ऑफ शियाती, ज़ैदी सेक्ट ऑफ शियाती जो कि येमेन का 35% पॉपुलेशन है. लिसन केयरफुली, मतलब ये मेजॉरिटी भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ माइनॉरिटी ज़ैदी सेक्ट. देन कम्स द नेक्स्ट, कि सिर्फ इतना रिलेवेंस क्यों? येमेन जिसका पॉपुलेशन ही कितना है आसपास 3 करोड़ के आसपास, उसका 35% के आसपास ज़ैदी सेक्ट है. येमेन में दोनों है, शिया एज वेल एज सुन्नी. नाउ यहाँ पे हुती मूवमेंट अटेंशन क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स एंटी अमेरिकन स्लोगन. क्या है स्लोगन? गॉड इज ग्रेट, death to America, death to Israel, curse upon the Jews and victory of Islam. So anti-America स्लोगन, anti-Israel स्लोगन के वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में है. अगर येमेन का ऑफिशियल मैप भी देखेंगे आप ठीक तरह से तो ये जो एरिया है बहुत सारा, ये किसके कंट्रोल में? ऑब्वियसली हुती रिबेल. देन कम्स द नेक्स्ट, किस ओरिजिन कब हुआ है? इनका ओरिजिन 1990s के आसपास बिलीविंग यूथ, एक ज़ैदी रिवाइवलिस्ट ग्रुप था. बिलीविंग यूथ, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है. कौन सा था? ज़ैदी रिवाइवलिस्ट ग्रुप. किसने स्टार्ट किया था? हुसैन अल हुती एंड हिज फादर बद्र अल-दीन हुती. इंस्पिरेशन कहाँ से लिया था? ऑब्वियसली ईरान रिवॉल्यूशन 1979 एंड हिजबुल्लाह इन सदर्न लेबनान इन 1980s. हिजबुल्लाह मतलब इजराइल के नॉर्दर्न साइड पे. नाउ कम्स द नेक्स्ट कि ये ज़ायदी नेम कहाँ से लिया? ज़ायदी नेम उन्होंने लिया है ज़ायदी बिन अली, द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ ईमान अली, प्रॉफेट मोहम्मद कज़ीन. तो ज़ैदी क्यों आना चाहते हैं सत्ता में? बिकॉज फॉर सेंचुरीज, कहा जाता है अराउंड 1000 साल तक यही ज़ैदीज जो थे वो पावरफुल थे और यही रूल करते थे येमेन में. मतलब 1000 साल के आसपास इन्होंने रूल किया है टिल 1962. और दैट्स द रीज़न जब सत्ता गई तो 1990s के आसपास हुतीज़ ने डिसाइड किया कि फिर से अपना ज़ैदी को
एक बार रिवाइव किया जाता है, और उसी के लिए इन्होंने ये मूवमेंट किया। ऑब्वियसली कहाँ से इंस्पिरेशन है? इरानियन रिवॉल्यूशन एज वेल एज हिजबुल्लाह फ्रॉम लेबनान। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर उन्होंने अभी अटैक क्यों किया? उसका भी कोई कारण होगा। यस, द हुतीज ने अटैक किया, उसके पीछे उनका कहना है कि इजराइल ने हमास के ऊपर जो अटैक किया है और पैलेस्टाइन में जो ह्यूमन राइट्स या जो वेलफेयर की चीज़ें जानी चाहिए वो जाने अलाउ नहीं देते, मतलब बेसिकली इजराइल हमास वॉर की वजह से, एंड टू शो द सपोर्ट टू द पैलेस्टीनियंस। मतलब हुती अटैक क्यों करना चाहता है? अगर आप ठीक तरह से देखेंगे तो इट इज़ क्लियरली अगेंस्ट इजराइल, उनका कहना है। तो हुतीज ने क्या किया है? लिसन केयरफुली। ये जो एरिया रेड सी का है एंड सुएज कैनल, यहाँ के एरिया में हुतीज का कंट्रोल मेजर है। एंड ये जो पैच है ये बहुत ही छोटा पैच है, अराउंड 20 माइल्स के आसपास। सो जस्ट इमेजिन, अगर ये एरिया में अगर हुती चाहते हैं तो कमर्शियल व्हीकल्स को वो काफ़ी आसानी से रोक सकते हैं। तो इनिशियली उनका कहना था वो उन्हीं कमर्शियल व्हीकल्स को रोक रहे जो कि इजराइल की तरफ जा रहे हैं, ना कि बाकी व्हीकल्स को रोक रहे हैं। ऐसा उनका इनिशियली कहना था, बट लेटर ऑन ये दिखने में आया कि बाकी कमर्शियल्स व्हीकल के ऊपर भी उन्होंने अटैक किया है। अब देखो, ये जो एरिया, जैसे मैंने पहले भी कहा कि दुनिया से मेजॉरिटी ट्रेड जाता है, शॉर्टेस्ट रूट है। अगर यहाँ पे उसे आप ब्लॉक करते हो तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द मोर शिपिंग कंपनीज। नॉट ओनली दिस, अगर यहाँ से भी आप निकलते हैं बाबा मदाब स्ट्रीट से, तो यहाँ पे नीचे है सोमालियन पायलट्स। दैट इटसेल्फ मीन्स सी का सफ़र तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, और इसी की वजह से ये न्यूज़ में है। मतलब लिटरली सुएज कैनाल और वहाँ उसके तरफ जाने वाला रूट वाया रेड सी जो है, अब मतलब शेड गल्फ ऑफ एडन के जस्ट नॉर्दर्न साइड पे, उसे रोकने की कोशिश की है। वहाँ पे ट्रैफिक उन्होंने रोका है। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द अटैक? इफ यू सी द मैप अगेन केयरफुली, प्लीज ऑब्जर्व द मैप केयरफुली। राइट नाउ कैसे जाता है ट्रैफिक नॉर्मली? मुझे अगर एशिया से जाना है तो आई ट्रैवल फ्रॉम इंडियन ओशन, यहाँ से मैं ट्रैवल करता हूँ गल्फ ऑफ एडन, then it is Badalam Mandab Street, and then it is Red Sea, then it is Suez Canal, and then I go to Europe. फिर से रिपीट करता हूँ, इंडियन ओशन, गल्फ ऑफ एडन, एंड दिस इज अ पॉइंट जहाँ पे अभी क्राइसिस शुरू है। यहाँ से वाया रेड सी, सुएज कैनल, आई गो टू यूरोप। नाउ डोंट थिंक दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट फॉर यूरोप टू एशिया कनेक्टिविटी और एशिया टू यूरोप कनेक्टिविटी, वाइस वर्सा। इससे नॉर्मली जो टाइम लगता है वो लगता है 25 दिन के आसपास। कितना किलोमीटर्स का है? 10,000 नॉटिकल माइल्स, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 18,500 किलोमीटर। अब यहाँ पे हुती रिबल्स ने क्या किया है? एमएन इस पार्ट पे लोकेटेड है, मतलब अगर मैं इसे हटाता हूँ तो ये पार्ट जो है वो है एमएन, और यहाँ पे हुती रिबल्स का डोमिनेंस है। सो इफ दे चोक अप दिस पॉइंट, डोंट यू थिंक ग्लोबल सप्लाई चेन ही टूट जाएगा? बिकॉज सप्लाई चेन इज डिसरप्ट हो जाएगा। नियरली 30% आपका जो कंटेनर ट्रैफिक है वो यही रूट से पास होता है, वो चला जाएगा। मतलब क्या? अभी आपको अगर एशिया से ट्रैवल करना है तो मुझे एक लॉन्गर रूट लेना पड़ेगा, दैट इज आई हैव टू ट्रैवल वाया केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका को ये करके मुझे यूरोप जाना पड़ेगा। दैट विल एड नियरली 10 डेज, मतलब 10 दिन भी जाएंगे मेरे। दैट इटसेल्फ मीन्स अगर मेरे 10 दिन जाते हैं तो 10 दिन जाने के लिए मुझे फ्यूल लगेगा। सो फ्यूल लगेगा तो डेफिनेटली मेरा कॉस्ट भी बढ़ेगा। सो ये इम्पैक्ट होने वाला है ये सारे प्रोसेस का। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इससे कौन कौन से सप्लाई चेन अफेक्ट हो सकता है? लिसन केयरफुली। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सुएज कैनाल जो है ये सबसे क्विकेस्ट कहा जाता है रूट बिटवीन एशिया एंड यूरोप। अराउंड 15% ऑफ द गुड्स, मोस्टली ऑयल, क्रूड ऑयल, ये तो इम्पैक्ट होगा, बट दैट इज नॉट अ ओनली केस। इवन कंज्यूमर गुड्स आर ऑल्सो गोइंग टू गेट अफेक्टेड। ये किसने कहा है? वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्होंने रिपोर्ट दिए कि लिटरली टॉयज हो, एपरल, टी, देन क्लोथिंग,
बहुत सारे इश्यूज अफेक्ट होने वाले हैं। नियरली 17,000 शिप गोज वाया सुएज कैनाल, मतलब 17,000 के आसपास शिप सुएज कैनाल के थ्रू जाते हैं, मीनिंग 12% एनुअल ट्रेड यहाँ से होता है। तो लिटरली उसको आप रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो इट इज़ $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ गुड्स, $1 ट्रिलियन। सो इमेजिन कितना बड़ा झटका ये लगने वाला है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे क्या क्या अफेक्ट होगा। प्लीज़, पहले तो सप्लाई चेन अफेक्ट हो गया, बिकॉज इंस्टेड ऑफ दिस शॉर्ट रूट आपको एक बड़ा रूट लेना है अभी। दैट इट सेल्फ मीन्स आपका सप्लाई चेन अफेक्ट हो गया। नाउ लिसन केयरफुली, इफ योर सप्लाई चेन इज गेटिंग अफेक्टेड, आप एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ऐसे नहीं कि आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो मुझे ऑब्वियसली एक्स्ट्रा फ्यूल लगेगा, एक्स्ट्रा दिन लगेंगे, मतलब मुझे एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा कंपनी को, तो कंपनी ये खर्चा किसके ऊपर डालेगी? ऑब्वियसली कंज्यूमर्स के ऊपर। ऑयल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो अगेन कंज्यूमर्स के ऊपर ही जाएगा। एलएनजी के प्राइसेस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के अगर बढ़ते हैं तो फिर से डोमेस्टिक बिल बढ़ेंगे आपके। इतना ही नहीं, अगर ऑयल के प्राइसेस आपके बढ़ते हैं तो इनडायरेक्टली आपके कार और व्हीकल्स के कॉस्टिंग बढ़ेंगे, जिसके वजह से फूड एंड ग्रोसरी एंड बाकी बिल्स भी बढ़ते जाएंगे, विच लीड्स टू इन्फ्लेशन। दैट इटसेल्फ मीन्स एक चीज़ के वजह से पूरे ग्लोबल ट्रेड के ऊपर इसका इम्पैक्ट होने वाला है। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई चेन्स तो अफेक्ट हो रहे हैं, देन डिले होगा शिपमेंट के लिए, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस के जगह पे आपको बड़ा डिस्टेंस अभी कवर करना है। तीसरा, अगर डिस्टेंस बड़ा कवर करना है तो मुझे ज़्यादा किलोमीटर चलना पड़ेगा। ज़्यादा किलोमीटर मतलब ज़्यादा फ्यूल लगेगा, ज़्यादा फ्यूल मतलब ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा, ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा तो कंपनी को ज़्यादा पे करने पड़े। कंपनी इज़ नॉट गोइंग टू स्पेयर फ्रॉम देयर ओन पॉकेट, तो किसके पॉकेट से जाएगा? कंज्यूमर के पॉकेट में। मतलब आपको चीज़ें मिलेंगी लेकिन उसके लिए ज़्यादा प्राइजेस पे करने पड़ेंगे। इनडायरेक्टली इससे इन्फ्लेशन भी आगे जाके बढ़ सकता है अगर ऑयल की प्राइजेस बढ़ती है, और एलएनजी की प्राइजेस भी बढ़ सकती है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये छोड़ के कोई और रूट नहीं है क्या? फिर क्या अफ्रीका को ये करके जाना है? क्या रूट है, बट दूसरा रूट जो है वो रशिया के थ्रू है। एंड डोंट यू थिंक बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस वहाँ से भी आप जा नहीं सकते। तीसरा है इजराइल के थ्रू, बट वहाँ से भी मैक्सिमम कितना ट्रैफिक जा सकता है? 3% ऑफ द शिपिंग। मतलब सबसे बेस्ट रूट कौन सा है? इट इज़ अ सुएज कैनाल एंड इट हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड। मतलब इसका इम्पैक्ट तो काफ़ी हैवी होने वाला है, विच इज़ क्लियरली वी आर सीइंग। देन कम्स द नेक्स्ट कि हूती क्या इतना पावरफुल है सर कि अकेला इतना कर रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पे हूती को कोई और भी सपोर्ट कर रहा है, और उस पर सबके आगे नाम आता है ईरान का। ईरान का इसको बहुत सारा बैकिंग ऐसे कहा जाता है, बिकॉज अगर हुतीज़ को इतना पावर है, अगर हुतीज़ के पास इतने आर्म्स है, इतने वेपन्स है, तो इतने आर्म्स और वेपन खरीदी करने के लिए, परचेस करने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आए? आर्म्स दे कौन रहा है? कहा जाता है कि ये सपोर्ट मेजॉरिटी किसका है? ईरान का है। इतना ही नहीं, ईरान के साथ साथ लेबनान के हिजबुल्लाह का भी इसे सपोर्ट है। ईरान ने तो यूएस ने जब इसके ऊपर एक्शन लिया तो ईरान ने इमीडिएटली अपना शिप अल्ब्रोज वॉरशिप यहाँ पे भेज दिया है। दैट इटसेल्फ मीन्स कहीं ना कहीं ईरान का भी सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, हिजबुल्लाह का भी सपोर्ट दिख रहा है। क्या रशिया और चाइना का सपोर्ट है? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। रिसेंटली डोंट यू थिंक इन फ्यू मंथ्स बैक अगर आप जाएंगे तो ईरान और सऊदी के बीच में रिकॉन्सिलेशन एग्रीमेंट हुआ है, और ये रिकॉन्सिलेशन एग्रीमेंट किसकी वजह से हुआ है? इट इज बिकॉज ऑफ चाइना। नाउ डोंट यू थिंक सऊदी और यमन के हुती ग्रुप में झगड़ा है? क्यों? बिकॉज सऊदी सुन्नी है और हुती शिया है। और इसे और सिंप्लीफाई अगर मुझे करना है तो बीच में सऊदी है, यहाँ यमन है और यहाँ पे ईरान है। जाहिर है ईरान का सपोर्ट किसे है? यमन को है, एंड दैट्स रीजन इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। अब लिसन केयरफुली, चाइना ने अगर इन दोनों के बीच में रिकंसिलेशन एग्रीमेंट किया तो दोनों के बीच का झगड़ा कम हो गया। यू मे से यस, बट डोंट यू थिंक इसके वजह से हुती ग्रुप को थोड़ा टाइम भी मिला रिकंसिलेशन करने के लिए, फिर से रीऑक्यूपाई करने के लिए? शायद ये भी हो सकता है। दैट इटसेल्फ मीन्स इसके लिए बाकी लोगों का भी सपोर्ट हो सकता है। इसके लिए आने वाले दिनों में इंफॉर्मेशन और अच्छी तरह से समझेगी। देन कम्स द नेक्स्ट
कि सर इतने सारे कमर्शियल वेसल्स के ऊपर अगर अटैक हो रहे हैं तो कोई तो इनिशिएटिव लिया होगा। यस, अमेरिका ने इनिशिएटिव लिया है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। इसके तहत मोर देन 20 कंट्रीज हैव एग्रीड टू पार्टिसिपेट। किस लिए? इन एन एफर्ट टू सेफगार्ड शिप्स इन रेड सी वाटर नियर एमएन, क्योंकि सारा इशू कहाँ पे चल रहा है? रेड सी वाटर में नियर एमएन, मतलब वहाँ पे अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए सभी ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया है। एंड दैट्स रीजन देयर इज अ इंटरनेशनल नेवल कोऑपरेशन आल्सो गोइंग ऑन टू प्रोटेक्ट द रेड सी रूट्स। इसमें कौन कौन है? यूके, कनाडा, फ्रांस, बहरीन, नॉर्वे, स्पेन। ना इसी के वजह से मर्क्स हो, हपाग लॉयड हो या अदर शिपिंग कंपनीज हो, दे हैव वेलकम दिस मेजर, बट स्टिल उन्होंने अपने सारे शिपिंग फिर से वो रूट से स्टार्ट नहीं किए, बिकॉज ऑब्वियसली इससे डर तो हमेशा सभी में रहेगा। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है यूएस ने अपना बड़ा शिप डिस्ट्रॉय, दैट इज यूएस का आइजनहावर को यहाँ पे भेज दिया है। एंड आइजनहावर ने डिस्ट्रॉय किया है किसे? हुतीस के स्मॉल बोट्स को, जिसमें हुतीस के कहा जाता है 10 लोग मारे गए, एक शिप नहीं मिला। मतलब 4 वेसल्स से हुतीस कंट्रोल एरियाज के, जिन्होंने फायर किया था मर्स्क कंपनी के शिप को। और मर्स्क कंपनी ने क्या किया? इमीडिएटली एक एसओएस भेजा, मतलब स्ट्रेस कॉल। वो स्ट्रेस कॉल किसने इंटरसेप्ट किया? यूएस के शिप ने। यूएस के शिप ने इमीडिएटली हेल्प भेज दिया एंड इन रिटर्न हुतीस का अटैक रिटेलिएट हो गया। तो ये तो हुआ यूएस का, बट क्या अकेला यूएस ये कर सकता है क्या? कौन कौन होंगे? तो जैसे मैंने कहा इतने सारे कंट्रीज है, और ये सारे अभी कौन सा एरिया प्रोटेक्ट कर रहे हैं? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ये है एमएन, और एमएन के यहाँ का जो छोटा सा एरिया है, इस एरिया को प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी सभी ने लिया अंडर ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी, सो दैट ये जो पहले वाला रूट है ये फिर से शुरू रहे। देन कम्स द नेक्स्ट, कि सर इसका इंडिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट हुआ है क्या? यस, इंडिया ने भी अपने 3 वॉरशिप यहाँ पे अरेबियन सी में रखे। कब? आफ्टर द अटैक ऑन इंडियन टैंकर्स, MV Came Pluto was attack around 370 किलोमीटर वेस्ट ऑफ गुजरात, मतलब इंडियन टैंकर के ऊपर भी अटैक हुआ था। एंड डोंट यू थिंक इंडिया रिलाई मोर ऑन ऑयल फ्रॉम वेस्ट, दैट इज मिडल ईस्ट, और अगर ऑयल की सप्लाई अगर उसमें कुछ इशू आता है तो दैट विल अफेक्ट लॉट फॉर इंडिया। एंड दैट्स रीजन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने क्लियरली कहा है कि इंडिया प्ले द रोल ऑफ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन एंटायर इंडियन ओशन रीजन। Please remember, this is very important from exam point of view also. India plays the role of net security provider in the entire Indian Ocean, is the entire Indian region. ये इंडिया का है। Then comes the next question, why India? Please look at the map. एक मैप में आपको इसका आंसर immediately मिल जाएगा। Now, if you look at this map, please look at the map very carefully. यह है इंडिया अपना, यह है इंडियन ओशन, दिस इज बे ऑफ बंगाल, दिस इज गल्फ ऑफ एडेन एंड दिस इज रेड सी। इसे रेड सी कहने का ही नहीं, वो भी अलग बात है क्योंकि बहुत ही छोटा समंदर है। किसे जोड़ता है ये रेड सी? इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली, इंडियन ओशन को मेडिटेरियन से ये जोड़ता है। इंडियन ओशन को मेडिटेरियन से जोड़ने का काम कौन करता है? रेड सी करता है। तो अब मेरा सवाल आपको है, अगर मेजॉरिटी ट्रैफिक यहाँ से जाता है और ये यही रूट से पास होने वाला है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंट्री कौन है जिसमें ताकत है? नो डाउट यूएस का नेवी काफ़ी पावरफुल है, आई डू एग्री, चाइना का भी काफ़ी पावरफुल है, बट यूएस भी यहाँ पे नहीं है, चाइना भी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे रोल कौन प्ले कर सकता है? अच्छा, इट कैन बी प्लेड ओनली बाई इंडिया। एंड दैट्स रीज़न ये स्टेटमेंट बहुत इसेंशियल है कि इंडियन ओशन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का ये किसका है? इंडिया का है। बट क्या इंडिया अकेले भी कर सकता है? प्लीज़, कोई नहीं अकेला कर सकता, दैट वुड बी मोर एग्जैगरेशन। ना इंडिया, ना यूएस, ना कोई और कंट्री। मतलब यहाँ पे क्या करना होगा आपको? you'll have to come together with other countries, you'll have to forge the cooperation among other countries so as to there should be free navigation. फ्री नेविगेशन होना काफ़ी ज़रूरी है, तो ही ट्रेड अच्छा हो सकता है आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में। आई होप इन राजनाथ सिंह
जो ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, इनका स्टेटमेंट इस एंगल से क्लियर होता है दैट इंडिया प्लेज द रोल ऑफ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द एंटायर इंडियन ओशन रीजन, मतलब इंडिया का भी रोल होगा इसमें, यस डेफिनेटली। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे फिर, और एग्जाम में क्या आ सकता है। लिसन केयरफुली, डोंट यू थिंक एट प्रेजेंट द वर्ल्ड इज गेटिंग डिवाइडेड बिटवीन द ग्रुप्स? वन साइड इट इज चाइना, रशिया, Iran, then like Houthi, Pakistan, and the other side Western countries which are headed by US and others. So don't you think कहीं ना कहीं ये दरार होती गई है, और कहीं ना कहीं ये सब कुछ क्या नंबर 1 के लिए चल रहा है, टू बिकम अ सुपर पावर और टू रिप्लेस अ सुपर पावर? बिकॉज एक कंट्री हर जगह पे हर एक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। मतलब यूएस यूक्रेन में भी प्रोटेक्ट करे, यूएस हुती से भी प्रोटेक्ट करे, यूएस अफगान से भी प्रोटेक्ट करे, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। शायद इससे क्या यूएस का मिलिट्री पावर वीक हो सकता है या उसके इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा, और ये होता है तो इन टर्न फ़ायदा किसे होता है? क्योंकि एक कहावत है कि हमेशा वॉर जीतने के लिए वॉर खेलना ही ज़रूरी नहीं है, वॉर खेले वगैरह अगर वॉर जीतते हैं तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इससे आप ही सोचो कि किसका रोल इसमें हो सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देन कम्स द नेक्स्ट कि मेंस के लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द ऑन सी प्रेजेंट रेड सी इशू ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन, दैट इज जियोपॉलिटिक्स। मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन ट्रेड तो एक हो गया, बट जियोपॉलिटिक्स के भी ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये आपको बताना है। एंड नेक्स्ट प्रीलिम के लिए क्वेश्चन क्या आ सकता है, दैट इज दिस वन, क्या है, हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन बिलो आर करेक्ट? पेयर्स दिए गए तो कितने पेयर्स करेक्ट है? नाउ प्लीज लुक एट द डायग्राम केयरफुली। यहां पे 4 नंबर दिए, 1 2 3 4, मतलब 4 जगह दिए गए आपको जो आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, और 4 जगह मैंने यहां पे भी लिखा है। 1 नंबर सुएज कैनल, 2 ब्लैक सी, 3 यमन, 4 ओमान। तो आपको बताना है ऊपर में से 1 सुएज कैनल सही है क्या, 2 ब्लैक सी सही है क्या, 3 मतलब यमन यहाँ पे है, या 4 ओमान यहाँ पे है क्या? कितने करेक्ट से अकॉर्डिंगली आपको आंसर लिखना है। अगर आंसर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।